नमस्कार, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के जो गुप्त शासक थे वो कुषाण वंश के सामंत थे। कुषाण वंश थे वो जो मौर्य काल के बाद 4 विदेशी आक्रमणकारी हुए थे, उनमें जो 4th नंबर पर जो आए थे वो थे कुषाण। उनके ये सामंत थे जिन्होंने पहले सामंत व्यवस्था में जिए, फिर बाद में इन्होंने अपना क्षेत्र है वो स्वतंत्र कर लिया था और गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। इसने सारनाथ के पास मंदिर निर्माण करवाया था और 24 गांव दान में दिए थे। इसकी जानकारी इत सिंह ने दी है थी। और प्रभावती गुप्त ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इसने कहा है कि जो श्रीगुप्त थे उनको अधिराज कहा है इसने अपने पूर्ण ताम्रपत्र लेख में। इसके बाद आए थे घटोत्कच। घटोत्कच ने अपने आप को उपाधि धारण करवाई थी महाराज की। और प्रभावती गुप्त ने इसे गुप्त वंश का प्रथम राजा माना है, जबकि जो लेख थे इतिहासकारों ने उन्होंने कहा था कि जो गुप्त साम्राज्य है उसका संस्थापक श्रीगुप्त था। इसके बाद है चंद्रगुप्त। इसने उपाधि धारण की थी महाराज अधिराज की, क्योंकि ये इस वंश के सबसे कुशल शासक थे। ये इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसने अपने राज्याभिषेक के समय गुप्त संवत की शुरुआत की थी। इसकी पत्नी का नाम कुमार देवी था, जो असल में वैशाली की राजकुमारी थी। और जब इसे शादी हुई थी चंद्रगुप्त की, तो इसे वैशाली दहेज में मिला था। और कुमार देवी ने राजा रानी के सिक्के चलाए थे गुप्त वंश काल में। और इन सिक्कों से इनकी राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है कि इससे ये राजनीतिक स्थिति मतलब कि इससे ये पता चलता है कि गुप्त काल में जो स्त्रियां हैं वो भी शासन में सहयोग करती थी। कामंडक की जो रचना है नीतिसार, उससे हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। जैसे मौर्य काल की जानकारी हमें चाणक्य की अर्थशास्त्र से मिलती है, वैसे हमें गुप्त काल की जानकारी कामंडक की नीतिसार पुस्तक से मिलती है। इसके बाद आए थे समुद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। इस जो समुद्रगुप्त था इसको उपाधि दी गई थी धरणीय बंद प्रथम वीर, या पूरी पृथ्वी को जीतने वाला, क्योंकि इसने उत्तर में जो भारत के उत्तर राज्य हैं उनमें 9 और दक्षिण में 12 राज्यों को जीत लिया था। और इसलिए इसे धरणीय बंद कहा गया था। और इसको कविराज भी कहा जाता था, क्योंकि ये कविता लिखने और में इसको बहुत ज़्यादा रुचि थी। इसने जो नीति अपनाई थी वो हिंसा और आक्रमण की थी, जो कि अशोक की नीति के विपरीत थी। क्योंकि अशोक आक्रमण करता था लेकिन शांति व्यवस्था भी स्थापित किए रहता था उस राज्य में। इसे भारत का नेपोलियन कहा है विंसेंट स्मिथ ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन कौन है, वो समुद्रगुप्त है। और इसे विंसेंट स्मिथ ने कहा था। भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे नेपोलियन ने विश्व वन में बहुत सारे देश जीते थे, और तो इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। कहा जाता है कि 3 समुंदर का पानी पीता था, जैसे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, क्योंकि ये राज्य सीमा प्रांत राज्य हैं ये भारत के। इसने जो अपनी राजधानी थी वो पाटलिपुत्र को बनाया था। इसकी पत्नी का नाम दत्त देवी था। और जो समुद्रगुप्त के सिक्के हैं उन पर अश्वमेध पराक्रम में लिखा हुआ होता था, और सिक्कों पर ही इसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, जिससे पता चलता है कि इसे वीणा बहुत पसंद थी। और इसने सबसे पहले गुप्त काल में सैनिक वेशभूषा के सिक्के चलाए थे, जिससे पता चलता है कि इसके समय में सैनिक जो व्यवस्था थी वो बहुत कुशल थी। इसके समय में जो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन थे उसने दूत भेजा था समुद्रगुप्त के दरबार में, ताकि बोध गया में बौद्ध मंदिर निर्माण करने की आज्ञा ली जाए। और इसके जो दरबारी कवि थे और साथ के साथ वो संधि विग्राहक भी थे। संधि विग्राहक मतलब जिसे बिचौलिया कहा जाता है आज के समय में, तो वो हरिसेन थे, जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था। प्रशस्ति होती है कि अपने जो राजा होते हैं उसकी वंदना मतलब प्रशंसा करना, तो इसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था, जिसमें इसके जो समुद्रगुप्त है उसके भौगोलिक विस्तार की चर्चा की गई है। इसके बाद आए थे समुद्रगुप्त का जो बड़ा बेटा था वो था रामगुप्त, जिसकी पत्नी का नाम ध्रुव देवी था। लेकिन जो रामगुप्त थे वो अकुशल शासक थे, मतलब इतने अच्छे शासक नहीं थे। इसके समय में एक बार जो शक शासक थे रुद्र सिंह तृतीय, उसने कहा कि तुम अपनी पत्नी को मुझे दे दो। तो इसने इस विषय पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन इसका जो छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने शक शासक का वध कर दिया था इस बात को लेकर। और इसने रामगुप्त को भी मार दिया था, क्योंकि अपनी पत्नी को बचा नहीं सका था, मतलब
उसके लिए लड़ नहीं सका था। इसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको देवराज या देवपुत्र भी कहा जाता है और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी जब इसने शक शासक का विनाश कर दिया था। तो इसने शक शासक को हराया था और उस फिर कच्छ बंदरगाह में अपनी विजय के तौर पर इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। इसने अपने भाई रामगुप्त को मार दिया था और उसकी पत्नी से शादी की थी। और इसकी जानकारी हमें विशाखा दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्त से मिलती है। देवी से अर्थ है कुमार देवी, ने ध्रुव देवी जो इसकी पत्नी थी, और चंद्रगुप्त से चंद्रगुप्त द्वितीय से इसलिए इसे देवी चंद्रगुप्तम कहा गया है। ये जो इसका समय था वो न्याय के लिए प्रसिद्ध था और ये जो न्याय करता था वो पत्थर के सिंहासन पर बैठकर करता था। इसके समय चीनी यात्री फाहियान आया था जिसकी जो पुस्तक थी वो थी फो क्यू की। जो गुप्त वंश था उसके समय हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था और गुप्त वंश में भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और इसके जो दरबार में संस्कृत के भाषा के 9 रत्न थे जिनमें कालिदास और धन्वंतरी थे। कालिदास ने बहुत प्रेम पूर्ण रचना की हैं, जैसे मालविका और अग्निमित्र की जो प्रेममयी कथा है वो भी कालिदास ने की है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसका विवाह 2 जगह हुआ था। एक तो उसने पहले नागवंश की जो कन्या थी कुबेर नागा, उससे किया था नागवंश में, जिससे उसकी पुत्री प्रभावती हुई थी। और दूसरा विवाह इसने ध्रुव देवी से किया था जो रामगुप्त की पत्नी थी और उससे इसका पुत्र हुआ था कुमारगुप्त प्रथम जो आगे जाके राजा बना था। और कुमारगुप्त का फिर इसने विवाह कर दिया था आगे कदम वंश में। तो जब ये पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध कितने वंश से था तो वो 3 वंश से था, नागवंश, कदम वंश और वाकाटक वंश, जिसमें इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया था वाकाटक वंश में। इसका जो सेनापति था वो आम्राक देव था जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और जो इसका सचिव या प्रधानमंत्री कहते हैं जिसे, और संधि विधारक था जो 2 राज्यों में संधि करवाता था वो था वीरसेन जो शैव मत को मानता था। इसे भारत और इसके काल में जो शेक्सपियर था इसके दरबार में उसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है क्योंकि शेक्सपियर भी जो प्रेम पूर्ण रचना है मतलब वो लिखता था कहानियाँ, और कालिदास भी ऐसी ही कहानियाँ लिखता था। इसके बाद था कुमारगुप्त, इसे महेंद्र आदित्य भी कहा गया है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था और नालंदा में ही बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। इसका विवाह कदम वंश में हुआ था और सबसे ज़्यादा अभिलेख इसने ही लिखवाए हैं गुप्त वंश में जिनकी संख्या 18 है। और इसके समय में ही सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के चले थे जिन पर मयूर का मतलब मोर का चित्र होता था। इसके समय हुंडों का आक्रमण हुआ था जिसकी जानकारी हमें कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त के अभिलेख भीतरी अभिलेख से मिलती है। इसके पुत्र था आगे स्कंदगुप्त। ये इस वंश का अंतिम महान शासक था। इसने उपाधि धारण की थी शंकरादित्य की। ये उपाधि इसने तब धारण की थी जब इसने शक और हुंडों को हरा दिया था। और इसका जो एक अभिलेख है भीतरी अभिलेख, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि कुमारगुप्त मतलब इसके पिता के समय भी हुंडों ने एक बार आक्रमण किया था। इसने सुदर्शन झील का दोबारा निर्माण करवाया था। फिर है के बाद आता है भानुगुप्त। भानुगुप्त था इसके बारे में यही मिलता है कि इसका एक अभिलेख था ऐरण अभिलेख जिसमें सती प्रथा की भी चर्चा की गई है कि गुप्त काल में सती प्रथा की भी मौजूदगी थी। इसके बाद है विष्णुगुप्त। ये इस वंश का अंतिम शासक था और जब इसका शासन काल था तब हुंडों ने आक्रमण कर दिया था और क्योंकि ये इतना कुशल नहीं था कि उनका आक्रमण सह सके तो ये मारा गया और गुप्त वंश का नाश हो गया था। इसके बाद है गुप्त वंश की कुछ अन्य जानकारी, जैसे जो राजा था गुप्त वंश में उसको धर्म प्रवर्तक कहा जाता था और जो राज्यसभा होती थी जो दरबार में उसके जो सदस्य होते थे उनको सभ्य कहा जाता था। इसके समय में पुलिस को महादंडनायक कहा जाता था जो प्रमुख अधिकारी होते थे और जो छोटे अधिकारी होते थे उनको चाष्ट या भाष्ट कहा जाता था। इसके समय जो प्रांत मैंने देश को बोला जाता था, जो इनका राज्य होता था बड़ी इकाई वो देश थी जिसको प्रांत बोला जाता था। उसके जो अधिकारी होते थे मतलब वहाँ शासन करते थे उसे उपरिक कहते थे। जो सीमा प्रांत शासक थे, सीमा प्रांत मतलब समुद्र के किनारे जो क्षेत्र होते थे उनका शासन अक्सर राजकुमारों के हाथ में होता था
और उनका शासनकाल 5 वर्ष तक होता था और उन्हें गोप्ता भी कहा जाता था। इस सबके समय जो सबसे छोटी इकाई होती थी प्रशासन की वो ग्राम थी। इनके समय में जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनको दिनार कहा जाता था और गुप्त काल में ही सबसे पहले शूद्रों को महापुराण या महाकाव्य, महाभारत, रामायण ऐसे ये सब सुनने की का अधिकार मिला था। इनके समय दास प्रथा बहुत प्रचलित थी, साथ के साथ सती प्रथा भी। और जो दास प्रथा थी वो 15 प्रकार की थी, जिसके बारे में नारद ने बताया था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त थे, इनके जो सिक्के थे उन पर गरुड़ का चिन्ह बना होता था, जो विष्णु भगवान का वाहन होता है। और जो कुमारगुप्त प्रथम है उनके सिक्के पर मयूर का चित्र होता था। और गुप्त काल में ही सबसे पहले जो शिव पार्वती हैं उनकी मूर्तियों का एक साथ निर्माण होना शुरू हुआ था, क्योंकि गुप्त काल में ही हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। और इसी काल में ही जो त्रिमूर्ति की पूजा स्टार्ट हुई थी, जिसमें त्रिमूर्ति में आते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इनके समय षट दर्शन की चर्चा हुई थी, जैसे न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन इनकी। और जो संस्कृत साहित्य का ये स्वर्ण युग था। इसके समय जो शैली थी, मतलब मंदिर निर्माण की शैली, वो थी नागर और द्रविड़ शैली। और जो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, हरिसेन दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का, उसके जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसमें चंपू शैली का यूज़ हुआ है। चंपू शैली उसे कहा जाता था जिसमें गद्य और पद्य दोनों ही रचना मौजूद हों। इनके समय ब्राह्मणों को अधिक दान दिया जाता था। और गुप्त काल में एक और चीनी यात्री आया था, एक तो फाहियान आया था, एक आया था सूंग यून। तो ये भी पूछा जाता है कि सूंग यून किस काल में आया था, तो ये गुप्त काल में आया था और ये 1518 ईस्वी में आया था। गुप्त कालीन सिक्कों का जो सबसे बड़ा संग्रह आज के जिस स्थान पे मिला है वो राजस्थान में है, बयाना में। इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी और राजधानी थी कौशाम्बी। इनके समय में 3 स्थापत्य कला का विकास हुआ है। मतलब स्थापत्य मतलब निर्माण कला, जैसे महाराष्ट्र में अजंता पर्वत को काटकर अजंता गुफाएं बनाई गई थी, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफा बनाई गई थी, और अफगानिस्तान में बड़े से पत्थर को सपाट करके उसको बौद्ध मूर्ति, महात्मा बुद्ध की मूर्ति का रूप दिया गया था। तो ये थी इसकी जानकारी। धन्यवाद।